देखिए, कल अपना टॉपिक चल रहा था उपग्रुप वाला, जिसमें उपग्रुप की डेफिनेशन आपको बता दी गई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे उचित उपग्रुप और विषम उपग्रुप या तुच्छ उपग्रुप। तो इनके बारे में बात करेंगे। कल लिखा दिया था हमने। अब देखिए, एक बार सभी स्टूडेंट कंफर्म करें कि क्या उपग्रुप स्टार्ट कर दिया था, उपग्रुप की डेफिनेशन बता दी थी क्या? कमेंट्स में बता दीजिए एक बार। हाँ, आपके लिए उपग्रुप की डेफिनेशन बता दी थी ना? कौन सा टॉपिक कराया था कल? अच्छा, ठीक है। देखिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप की कोटि के बारे में और ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के बारे में। इतना सब कुछ बता दिया था ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है चक्रीय ग्रुप। तो चक्रीय ग्रुप के बारे में तो देखिए, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो है, उसकी डेफिनेशन ये है: एक ग्रुप जी स्टार चक्रीय ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप जी स्टार चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव ग्रुप जी के ही किसी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके या व्यक्त किया जा सकता हो। ध्यान दें, एक ग्रुप जी स्टार एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इस ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव या अन्य सभी अवयव इस ग्रुप जी के ही किसी एक अवयव, आप लिख सकते हैं एक अवयव स्मॉल ए लिख दें, तो किसी एक अवयव स्मॉल ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों, तब अवयव स्मॉल ए ग्रुप जी का जनक कहलाता है और इसे, ये एवरेज का सिंबल है जो कि फिजिक्स में काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ जनक को व्यक्त करने के लिए काम में लिया जाता है और इसे ए से व्यक्त करते हैं। तथा जो चक्रीय ग्रुप है उसको व्यक्त करने के लिए, यानी तथा चक्रीय ग्रुप को ए एन एन बिलोंग्स टू जेड से व्यक्त करते हैं। ये है। अब देखिए, इसमें इस पे डिपेंड कोई भी प्रॉब्लम, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझें आप। मान लीजिए गुणन संक्रिया के लिए
ग्रुप जी इज इक्वल टू वही सबसे सिंपल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप संक्रिया है, इसमें गुणन। अब देखिए इसके जो जनक होंगे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के जनक निम्न हैं। एक और बात, जो तत्समक एक है, इस तत्समक एक की बात करें तो इसकी कोटि एक होती है, और ये कभी भी तत्समक जो अवयव होता है वो कभी भी किसी भी ग्रुप का जनक नहीं होता। वो केवल एक ही ग्रुप का जनक होता है, और वो भी केवल तत्समक जो ग्रुप होता है। तो फिलहाल हम यहाँ बात करें, देखिए ओमेगा है, ओमेगा पे घात कितनी करें? देखिए अगर ओमेगा पे घात करें एक तो ओमेगा आएगा, ओमेगा पे घात 2 करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा पे घात 3 करें तो ये 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए आप लोग देखेंगे कि ओमेगा पे घात, ओमेगा पर पूर्णांक घात करने पर अब यह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गए, जो कि जी के अवयव हैं। दोबारा से सुने, ये जो ओमेगा है इस पर पूर्णांक घात करने पर, यानी इस पर क्रम से है घात 1 2 3 करने पर अब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस स्थिति में जो ओमेगा है वह इस ग्रुप जी का जनक है। तो हम ये कह सकते हैं तब जी का जनक, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा होगा। ऐसे ही देखिए ओमेगा स्क्वायर को भी चेक करते हैं कि क्या ओमेगा स्क्वायर भी जनक हो सकता है। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर पे एक घात करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर पे 2 घात करोगे तो ये बनेगा 2 2 4 होगा। तो ओमेगा 4 का जो मान होता है वो ओमेगा होता है, और ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब करोगे तो ये बनेगा 3 to 6 होगा, 6 यानी ओमेगा 6 1 होता है। अब देखिए अगर हमने ओमेगा स्क्वायर पे भी पावर 1 2 3 की, तो इतना करने के बाद 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गए, यानी इस ग्रुप जी के सभी अवयव आ गए ना। तो ऐसी स्थिति में हम ओमेगा स्क्वायर को भी जी का जनक कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं अतः जी का जनक ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही ग्रुप जी के जनक हो गए। तो अब देखिए ओमेगा भी जी का जनक है, ओमेगा स्क्वायर भी जी का जनक है, तो यानी किसी भी ग्रुप के एक से अधिक जनक हो सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके एक से अधिक जनक हो जाएं या एक भी हो जाए जनक, तो जो ग्रुप जी है वो एक चक्रीय ग्रुप होगा। तब ग्रुप जी एक चक्रीय ग्रुप होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं। अब देखिए इसी के साथ हम यूनिट पे चलते हैं। आपकी जो यूनिट है फर्स्ट चैप्टर नंबर 4। अभी तक जो भी बताया था आप लोगों को ये बेसिक था, जो कि आगे काम आता रहेगा। अब हम यहां से आगे यूनिट फर्स्ट, और ये जो चैप्टर है वो रहेगा 4th। चैप्टर का नाम है उपग्रुप। तो देखिए यहाँ उपग्रुप के बारे में, उपग्रुप कहो या सब ग्रुप कहो, सबसे पहले आप लोगों को क्या है ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उपग्रुप के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए ग्रुप कोई भी समुच्चय जी है, संक्रिया स्टार है, तो ये जो जी स्टार जो ग्रुप है इसके लिए कंडीशन होती हैं। सबसे पहले समृत लिख सकते हैं आप, समृत। दूसरा है साहचर्य, तीसरा है तत्समक, और चौथा है प्रतिलोम। देखिए समृत की कंडीशन होती है अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए स्टार बी है वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा है साहचर्य, तो साहचर्य के लिए कंडीशन होती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होता है
ए स्टार बी स्टार सी। ऐसे ही तत्समक के लिए कंडीशन होती है ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। प्रतिलोम के लिए कंडीशन होती है कि अगर ए का प्रतिलोम बी है तो ए स्टार बी, या आप ए इनवर्स की बात कर लो, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप होने के लिए ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम यहाँ उप ग्रुप की बात करें तो उप ग्रुप के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी उप समुच्चय H ग्रुप G का, ध्यान दो, कोई भी उप समुच्चय H, G का जो उप समुच्चय H है वह G का उपग्रुप कहलाता है। उप समुच्चय H G का उपग्रुप कहलाता है यदि H G की संक्रिया के लिए खुद एक ग्रुप हो, यानी G जिस संक्रिया को प्रेरित करता है उस संक्रिया के सापेक्ष H भी क्या है, ग्रुप हो। अर्थात G में संक्रिया स्टार है तो इसी स्टार संक्रिया के सापेक्ष H इस ग्रुप की जो कंडीशन है इनको सेटिस्फाई कर जाए। तो दोबारा सुने, अगर G स्टार ग्रुप है तो अगर इस स्टार संक्रिया के लिए जो H सेट है, ये जो समुच्चय H है वह इसी संक्रिया स्टार के लिए इन चारों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि जो उपग्रुप, ये जो समुच्चय या उपसमुच्चय है H वह G का उपग्रुप होगा। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए, एक ग्रुप G हम यहां बात करें इसके उपग्रुप की डेफिनेशन के बारे में तो ये कहेंगे यदि H ग्रुप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा G द्विचर संक्रिया H में G द्विचर संक्रिया, या ये कह सकते हैं तथा G की द्विचर संक्रिया H में एक ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे जिसके लिए H स्वयं भी एक उपग्रुप, जिसके लिए H स्वयं भी एक ग्रुप हो। तो क्या ये G की द्विचर संक्रिया H में एक ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे। देखिए, प्रेरित करना जो भी है वो हमने उधर समझाया था, उस बारे में कहा गया है कि G की द्विचर संक्रिया H में एक ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे जिसके लिए H स्वयं भी एक ग्रुप हो, तब Hg का उपग्रुप कहलाता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए किसी भी ग्रुप के दो उपग्रुप हो सकते हैं। यहां समझें, कोई भी अगर ग्रुप है तो उसके दो उपग्रुप हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए G क्या है, ग्रुप है, तो इसके जो दो उपग्रुप होंगे उनमें से पहला तो स्वयं G होता है और दूसरा होता है तत्समक E। पहला तो G होता है, G को करली ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, और जो E तत्समक है एक इससे बनता है। इन दोनों ही, देखिए G के जो दो उपग्रुप हैं, एक तो G स्वयं और एक तत्समक E, इन दोनों को या तो हम तुच्छ उपग्रुप के नाम से जानते हैं या फिर इन्हीं को विषम उपग्रुप के नाम से जानते हैं या इन्हीं को निरर्थक उपग्रुप के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी और उपग्रुप होंगे G के, उनको हम उचित उपग्रुप के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हम यहां कह सकते हैं कि ग्रुप G के उपग्रुप
अतः ग्रुप जी के दो, या ये लिख दें ग्रुप जी के दो तुच्छ अथवा निरर्थक, यानी ट्रेवल वाला, निरर्थक अथवा विषम। देखिए, ग्रुप जी के दो तुच्छ अथवा निरर्थक अथवा विषम उपग्रुप होते हैं जो निम्न हैं। देखिए, पहला तो है जी और दूसरा है ई, जहां ई तत्समक अवयव है। अब देखिए, इनके अलावा एक तो जी हो गया, दूसरा हो गया ई। अगर इनके अलावा किसी भी ग्रुप के और भी उपग्रुप पॉसिबल हों तो उनको फिर हम उचित उपग्रुप कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी उपग्रुप उचित उपग्रुप कहलाते हैं, प्रॉपर उचित उपग्रुप कहलाते हैं। ऐसे कितने भी हो सकते हैं इन दोनों के अलावा। तो देखिए, ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे, एक थ्योरम है जो कि आपको प्रूव नहीं करनी, केवल आपको याद रखनी है। और वह थ्योरम कुछ इस तरह से है। फिलहाल तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अभी देखिए, हम यहां एक प्रमेय के बारे में बात करेंगे। केवल याद रखनी है, प्रूव नहीं करनी है। और ये है, यदि एच ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, तब यानी एच है वह किसी ग्रुप जी का उपग्रुप है, तो देखिए जो तत्समक अवयव ग्रुप जी का होगा वही तत्समक अवयव एच का होगा, पहला पॉइंट। यानी हम ये कह सकते हैं, तब नंबर एक, एच का तत्समक अवयव वही होगा जो कि जी का तत्समक है या जी का तत्समक अवयव है। दूसरी बात देखिए, किसी अवयव ए का प्रतिलोम जी के अंदर, ध्यान दें, किसी अवयव ए का प्रतिलोम जो जी में होगा, मान लीजिए ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है जी में, तो वही ए का प्रतिलोम फिर अगर हम एच में निकालें तो ए इनवर्स ही एच में होगा। दोबारा सुने, अगर ए का प्रतिलोम ए इनवर्स जी में है तो अगर ए एच का एलिमेंट है, अगर ए एच का एलिमेंट है तो ए का जो प्रतिलोम होगा ए इनवर्स वो भी एच में ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम अवयव वही अवयव है जो जी में ए का प्रतिलोम अवयव है। एच के किसी अवयव ए का प्रतिलोम वही अवयव होगा जो कि जी में ए का प्रतिलोम अवयव है।
अभी देखिए इन दो के बाद तीसरे पॉइंट की और बात करें कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, जी का एलिमेंट है और ए ही किस में है, एच में। तो देखिए ए की जो कोटि एच में होगी वही कोटि क्या है, जी में होगी। मान लीजिए ए की कोटि एच में क्या है, 4 है, तो यही 4 कोटि इस जी में होगी। ए की कोटि के बारे में डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं एच के किसी अवयव की कोटि वही होती है जो जी में ए की कोटि है। तो यानी सी पॉइंट है, तो ये कहेंगे कि एच के किसी अवयव की कोटि वही होती है जो कि उस अवयव की कोटि जी में है। तो ये क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अभी इसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी किसी भी ग्रुप का सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, तो देखिए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप के बारे में बात करें तो मान लीजिए एच क्या है, किसी ग्रुप जी का कोई भी उपसमुच्चय है। जरूरी नहीं है कि एच ग्रुप जी का उपसमुच्चय हो या उपग्रुप हो, यानी एच है वह जी जो ग्रुप है, एच ग्रुप जी का केवल उपसमुच्चय है। जरूरी नहीं है कि एच जी का उपग्रुप हो भी सकता है एच जी का उपग्रुप और नहीं भी, लेकिन ये कंडीशन है कि एच है वह जी का एक उपग्रुप है, ऐसे ही उपसमुच्चय है। ऐसे ही क्या है, एक और के बारे में बात करें तो मान लीजिए के है कोई दूसरा उपसमुच्चय है, तो ग्रुप सम्मिश्र की जो डेफिनेशन होगी वह रहेगी किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त समुच्चय, चाहे वह उपसमुच्चय हो या ना हो, ग्रुप जी का एक सम्मिश्र कहलाता है। देखिए ग्रुप सम्मिश्र की जो डेफिनेशन है वो है किसी ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय चाहे वह ग्रुप जी का उपग्रुप हो या ना हो, ग्रुप सम्मिश्र कहलाता है। देखिए इसमें ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। किसी ग्रुप जी का एक उपसमुच्चय यानी जी का कोई भी क्या है एक उपसमुच्चय हो, चाहे वह ग्रुप जी का उपग्रुप हो या फिर ना हो, ग्रुप सम्मिश्र कहलाता है। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं जी कोई ग्रुप है और एच इसका क्या उपसमुच्चय है, तो यह जो एच है वह जी का ग्रुप सम्मिश्र कहलाएगा। अब देखिए दो ग्रुप सम्मिश्र हो, एक एच हो दूसरा के हो, तो इनका जो गुणन है और इनका जो प्रतिलोम है वो किस तरह से परिभाषित किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। माना एच तथा के किसी ग्रुप जी के दो सम्मिश्र हैं, दो ग्रुप सम्मिश्र हैं, तब इनका गुणन एच के तथा इनका प्रतिलोम एच इनवर्स व के इनवर्स निम्न प्रकार परिभाषित हैं।
तो देखिए इनकी जो डेफिनेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से है। पहला है एच के इज इक्वल टू स्मॉल एच स्मॉल के। देखिए कैपिटल एच के इज इक्वल टू स्मॉल एच स्मॉल के, लेकिन यहाँ स्मॉल एच है वो कैपिटल एच में से लिया गया है और स्मॉल के है वो कैपिटल के में से लिया गया है। ये तो हो गया गुणन। अभी अगर हम इनके प्रतिलोम की बात करें तो एच इनवर्स का मतलब है स्मॉल एच का इनवर्स। तो देखिए एच इनवर्स का मतलब है स्मॉल एच का इनवर्स, जहां एच कैपिटल एच में से लिया है। और देखिए के इनवर्स की बात करें तो के इनवर्स का मतलब है स्मॉल के का इनवर्स। ये कैपिटल के इनवर्स है और यहाँ स्मॉल के इनवर्स है, लेकिन यहाँ जो स्मॉल के है वो लिया गया है कैपिटल के में से। तो इस तरह से एच के और एच इनवर्स के इनवर्स डिफाइन किए जाते हैं। अब इस आधार पर हम आपको एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। देखिए इस आधार पर हम दो ग्रुप सम्मिश्र का गुणन कैसे करते हैं और उनके प्रतिलोम अवयव किस तरह से निकाले जाते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम्पल है ये, यदि h इज इक्वल टू -1 1 कमा k इज इक्वल टू आयोटा गुणात्मक ग्रुप दे रखा है g डॉट इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और संक्रिया है इसमें गुणन के दो सम्मिश्र हैं। तब देखिए इनका गुणन किस तरह से परिभाषित करेंगे हम। एच के की बारे में बात करें तो एच के इज इक्वल टू, समझें, एच का और के का गुणन करना है तो यहाँ देखिए आयोटा है ना, तो आयोटा का गुणा -1 से करें तो ये बनेगा -1 इंटू आयोटा, कॉमा आयोटा का गुणा 1 से करें तो ये आएगा 1 इंटू आयोटा। तो ये हो जाएगा इनका गुणन। गुणन किया तो ये बना माइनस आयोटा कॉमा आयोटा। ये तो हो गई एच के की डेफिनेशन। अब देखिए एच का प्रतिलोम और के का प्रतिलोम निकालें। एच इनवर्स, अगर गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम निकालें तो ए का जो प्रतिलोम होगा गुणन के लिए, आप लोग जानते हैं ए का जो प्रतिलोम होगा वह बनेगा 1/a। तो यहाँ भी देखिए एच का प्रतिलोम निकालना है तो ये देखिए -1 का प्रतिलोम होगा 1/-1 और 1 का होगा 1/1। ऐसे ही के का जो प्रतिलोम होगा के इनवर्स, तो यहाँ आयोटा है इसका प्रतिलोम बनेगा 1/आयोटा। अब यहाँ 1/-1 को -1 कह सकते हैं और 1/1 को 1 कह सकते हैं, और ये बनेगा के इनवर्स। तो देखिए यहाँ आप अगर आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कीजिए, परमेयीकरण किया तो ऊपर तो रहेगा आयोटा, नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, -1 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा के इनवर्स के लिए तो माइनस आयोटा और एच इनवर्स इज इक्वल टू -1 1। तो इस तरह से दो सम्मिश्रों का गुणन किया जाता है और उनके प्रतिलोम निकाले जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अब प्रमेयों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए स्क्रीनशॉट लें इसका। इस पर एक प्रमेय रहेगी, अच्छी प्रमेय है। किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H
किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H. A belongs to H, B belongs to H. This implies AB inverse belongs to H. देखिए जैसा कि आप लोगों को दे रखा है कि किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय H, तो H क्या है? ग्रुप जी का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो ये कह रहा है कि यह जो H है, जो कि H जी का क्या है? उपसमुच्चय है, वह एक उपग्रुप होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखिए यहां लिखा हुआ है यदि और केवल यदि। जैसा कि आप जानते हो यदि और केवल यदि से कि आपको क्या, एक बार जो H जी का उपग्रुप H है वह जी का उपसमुच्चय है, उसे आप उपग्रुप लेके चलेंगे। तो उपग्रुप लेके चलेंगे तो हमें ये प्रूव करना है। दोबारा क्या करेंगे? विलोमतः में हम इसे लेके चलेंगे और जो H है इसको जी का उपग्रुप सिद्ध करेंगे। तो उपग्रुप सिद्ध करने के लिए समृत, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम लेकर के चलें, माना H ग्रुप जी का एक उपग्रुप है तथा देखिए उपग्रुप है तो सबसेट तो स्वतः ही होगा। H सबसेट जी तो स्वतः ही होगा, वैसे दे भी रखा है तो जो दे रखा है उसको भी ले लिया। साथ में हम लेकर के चल रहे हैं कि H है वह ग्रुप जी का एक उपग्रुप है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वह लाना है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसे सिद्ध करने के लिए मान लीजिए A H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए एच में है, ध्यान दें एच क्या है? उपग्रुप लेके चले हैं जी का। तो अगर ए एच का एलिमेंट है और बी एच का एलिमेंट है तो हम बी एच का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि बी इनवर्स बी एच का एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर बी एच में है और एच उपग्रुप है तो बी जो है इसका प्रतिलोम भी एच में ही होगा उपग्रुप की डेफिनेशन से। अब देखिए A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H और H क्या है? उपग्रुप है। दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स बिलोंग्स टू H तथा H क्या है? उपग्रुप है। तो समृद्धता की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि समृद्ध की कंडीशन होती है A H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तो A B है वो H का एलिमेंट होगा। ये उपग्रुप की ये समृद्धता की कंडीशन होती है, लेकिन ये तभी लगेगी जब H क्या उपग्रुप है तो समृद्ध होगा ही होगा। तो यहाँ देखिए B की जगह B इनवर्स है तो ये लिखा जा सकता है कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। लिख सकते हो यहाँ चूंकि H उपग्रुप है। अभी देखिए एक पार्ट तो प्रूफ हो गया है आपका, अभी इसको कन्वर्सली प्रूफ करेंगे, यानी विलोमतः लेके चलें तो ये रहेगा अगर इसको आप विलोमतः सिद्ध करना हो तो अब की बार आप ये लेके चलेंगे, माना A belongs to H, B belongs to H, this implies A B inverse belongs to H। ये लेके चल रहे हैं। एक और बात, ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H है तो यानी ये भी कह सकते हैं हम तथा H सबसेट ऑफ G है, यानी H G का सबसेट है ना कि सब ग्रुप है। हमें सिद्ध करना होगा अब कि जो H है वह G का उपग्रुप होगा, ये सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि H G का उपग्रुप है। देखिए
सबसे पहले तत्समक प्रूव करेंगे। अब तत्समक प्रूव करने के लिए अगर हम एक एलिमेंट लेके चलें ए बिलोंग्स टू एच, एसी को आप एक बार लो या दो बार, यानी अवयव एक ही है, तो ये जो ऊपर कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों की जगह ए ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ ये बन जाएगा ए, और यहाँ बी की जगह भी ए लिखोगे, ऊपर इनवर्स है तो इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी ए इनवर्स हो जाएगा तत्समक ई बिलोंग्स टू एच। तो हम कह सकते हैं कि एच में तत्समक अवयव विद्यमान है। अतः एच में तत्समक अवयव ई विद्यमान है। अभी देखिए तत्समक अवयव विद्यमान हो गया तो हमें प्रतिलोम भी दिखाना है। यहां तो तत्समक हो गया, अभी समृत भी बताना है, प्रतिलोम भी बताना है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए इसी के साथ तत्समक हो गया, अगर हम प्रतिलोम बताएं तो देखिए यहां अवयव लेकर के चलें। पुनः यदि E बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, देखिए इसी कंडीशन में ए की जगह तो E ले रखा है, बी की जगह ए ले लिया है, तो इस कंडीशन से देखिए ए की जगह तो E है और बी की जगह क्या है, ए है, तो लिखेंगे ए की जगह आ जाएगा E और बी की जगह आ जाएगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू H, यानी तत्समक का ए इनवर्स से संक्रिया करें तो ये ए इनवर्स ही बनेगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू H हो गया। इसका मतलब हुआ आप लेके चले थे ए बिलोंग्स टू एच, आ गया ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एच में विद्यमान है। अतः एच के प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू एच का प्रतिलोम ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। अभी देखिए दो कंडीशन निकली है, एक तत्समक दूसरा प्रतिलोम, अभी समृत कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। समृत के साथ साथ समृत के साथ साथ एक और रह जाएगी कंडीशन साचर्य। तो देखिए यहाँ समृत कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करें तो ये कंडीशन आप लेकर के चल रहे थे तो इसका यूज करेंगे। समृत के लिए देखिए माना A belongs to H, B belongs to H, this implies A belongs to H, B inverse belongs to H। समझें, थोड़ी देर पहले आपने यहाँ प्रूव किया है A H में है तो A इनवर्स भी H में होगा, जब B H में है तो फिर B इनवर्स भी H में होगा, और अगर H में होगा तो देखिए ऊपर जो कंडीशन दे रखी है इसका यूज करें, A belongs to H, B इनवर्स belongs to H, this implies यहाँ A की जगह तो A ही लिखोगे A, और देखिए ये जो B है B की जगह आप B इनवर्स लिखो और फिर उस पर भी इनवर्स है तो ये बिलोंग करेगा H में। अब देखिए ये रहा A, अभी B इनवर्स का इनवर्स एक कंडीशन लगाएं, A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A होता है, तो ये बन जाएगा B बिलोंग्स टू H। तो देखिए AH का BH का यानी AH का एलिमेंट BH का एलिमेंट, तो यह आ गया AB बिलोंग्स टू H। तो हम ये कह देंगे अतः H समृत है, जो संक्रिया दे रखी है उसके लिए। अभी हम साचर की और बात करेंगे तो देखिए अगर H सबसेट ऑफ G तथा G क्या है, ग्रुप है, देखिए H सबसेट G है और G क्या है, ग्रुप है, तो G में क्या है कि साचर्य नियम का सेटिस्फाई होगा क्योंकि G ग्रुप है, और यहाँ H सबसेट G है तो H भी क्या है, साचर्य नियम को सेटिस्फाई करेगा, तब H साहचर्य होगा। तो अब देखिए आपने सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, साचर्य हो गई, तत्समक हो गई, प्रतिलोम हो गई और तत्समक भी हो गया, तो हम कह देंगे अतः H G का उपग्रुप है।